नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मालती जोशी जी के कथा संसार की एक कहानी एक जमात गिद्धों की लेके आई हूँ। माँ पापा लौट आए हैं। खाना खाते हुए मैंने सूचना दी। अच्छा, इनकी ठंडी सी प्रतिक्रिया थी। चाचा जी को भी साथ ले आए हैं। किस लिए? अकेले छोड़ते नहीं बना होगा, तभी तो 13वीं के बाद भी महीना भर वहीं रुक गए थे। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खाना खाते रहे। हम लोग कलवल जाकर मिल आए। मेरे स्वर में अनुनय था। कलवल तो मुश्किल है, संडे को देखते हैं, इन्होंने विषय समाप्त करते हुए कहा। मेरे लिए संडे तक प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैं अगले दिन दोपहर को चली गई। चाची की 13वीं पर देखा था, उस तुलना में चाचा बहुत थक गए थे। स्वाभाविक भी था। इस उम्र में जीवन साथी का एकाएक बिछड़ जाना पति पत्नी दोनों पर भारी पड़ता है। फिर इन लोगों की तो कोई संतान भी नहीं थी जिसके पास जाकर अपना दुख हल्का कर लेते। माँ पापा इसीलिए तो वहां से निकल नहीं पा रहे थे। इतने बड़े घर में चाचा को अकेले छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। शायद इसीलिए उन्हें साथ लेकर आए थे। दोपहर का सारा काम निपटा कर आई थी, पर बच्चों से पहले घर लौटना था, इसीलिए उस दिन ज्यादा देर बैठ नहीं पाई। बस उन लोगों को देखकर लौट आई थी। सोचा रविवार को इनके साथ जाऊंगी, तब आराम से बातें होंगी। रविवार की दोपहर संजू और सीमा भी अचानक आ गए थे। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। राखी, भाई दूज या बच्चों के जन्मदिन को छोड़ दे तो इन लोगों का आना कम ही हो पाता है। नौकरी का बहाना तो खैर है ही। मैं भी माँ पापा के लिए बीच बीच में चक्कर लगा आती हूँ। जब भी ये लोग आते हैं, सीमा शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती है। सास ससुर की सेवा करते करते वह कितनी पस्त हो चुकी है, ये शिकायत करना वह कभी नहीं भूलती। और अब तो घर में एक और व्यक्ति का इजाफा हो गया है। बेचारी कितनों की सेवा करेगी। मैं मानसिक रूप से सब कुछ सुनने के लिए तैयार ही थी, और उसने भी जरा भी समय नहीं गवाया और शुरू हो गई। उसकी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, छोटा सा घर और घर में 3-3 बुजुर्ग, समस्याओं का अंत ही नहीं था। पापा एक बार हमसे पूछ तो लेते। संजू ने पहली बार मुंह खोला। वैसे उसकी बात ठीक थी। मैं चाचा को अपने पास ले आती हूँ। मैंने अपनी तरफ से समस्या का समाधान किया। नहीं दीदी, अभी उन्हें आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, वे क्या सोचेंगे? इससे तो बल्कि तुम एक काम करो, संजू ने गला साफ करते हुए कहा। तुम माँ पापा को थोड़े दिन के लिए अपने पास बुला लो। उन्हें चेंज भी हो जाएगा और हम लोग चाचा को ठीक से रख पाएंगे। अभी तो उनकी ढंग से सोने की व्यवस्था भी नहीं हुई है। बेचारे ड्राइंग रूम में दीवान पर सोते हैं। मैंने श्रीमान जी की ओर देखा। इस प्रस्ताव पर उनकी सहमति आवश्यक थी, पर वे टीवी देखने में मशगूल थे। ऐसी फालतू बातों की ओर ध्यान देने की उन्हें फुर्सत नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि टीवी देखने का कितना भी नाटक कर ले, कान उनके हमारी बातों पर ही थे। इसका प्रमाण तुरंत ही मिल गया। संजू और सीमा को विदा करके जैसे ही घर में दाखिल हुई कि वे बोले, तुम्हारे भाई भाभी बड़े शातिर हैं। मतलब जैसे ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ आई, माँ बाप को देश निकाला दे दिया। कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूँ। माँ बाप को तो पूरा निचोड़ ही लिया है, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। तो रवाना कर दो। चाचा के पास माल टाल है, उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, अब उन्हें निचोड़ेंगे। तभी तो तुम्हारा प्रस्ताव उन्हें मान्य नहीं हुआ। सोच रहे होंगे कि दीदी सारी मलाई न गटक ले, हम टापते ही रह जाएंगे। पर वे बेचारे क्या जाने कि उनकी दीदी में इतने गट्स होते तो क्या बात थी। इनका इशारा मैं समझ गई, पर चुप लगा ली। बेकार बात बढ़ाने में क्या फायदा। पापा का एक सपना था। रिटायरमेंट के बाद वे गांव लौट जाना चाहते थे।
इसीलिए गांव के पुराने पुश्तैनी मकान को ठीक ठाक कराने का उन्होंने प्लान बनाया। संजू को पता लगते ही वो दौड़ा दौड़ा गया और बोला, पापा यहाँ पैसा फेंकना बेकार है। यहाँ आप कितने दिन रह पाओगे? यहाँ न तो कोई मेडिकल फैसिलिटी है, न ट्रांसपोर्टेशन है, न ढंग के लोग हैं, न लाइब्रेरी है। 4 दिन में ऊब जाएंगे आप। मैं भी इसी शहर में थी। दोनों बच्चे आंखों के सामने रहेंगे। माँ को और क्या चाहिए? आखिर पापा ने भी हथियार डाल दिए। श्रीमान जी तब बहुत भुनभुनाए थे। पुश्तैनी जायदाद में बेटी का भी बराबर हिस्सा होता है, ये बात मैं भी जानती थी। पर गांव के उस पुराने मकान के कितने मिलेंगे मुझे पता था। उस छोटी सी रकम में हिस्सा बांटने का मन नहीं हुआ। आखिर संजू मेरे माता पिता के लिए ही तो बड़ा घर ले रहा था। मेरे इस अपराध को ये कभी क्षमा नहीं कर पाए। पापा को अपने घर लाने के लिए राजी करना एक टेढ़ी खीर थी। वे तो प्रस्ताव सुनते ही भड़क गए थे। ये मेरा घर है, इसमें मेरा पैसा लगा है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता और मोनू को यहाँ मैं अपनी जिम्मेदारी पर लाया हूँ, तो उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें ढंग का सोने की जगह ही नहीं मिल रही, दीवान पर पड़े रहते हैं। अच्छा लगता है? और आपको घर से कोई नहीं निकाल रहा है। मैंने तो एक सजेशन दिया था, जरा सीमा का भी ख्याल कीजिए। बच्चों को देखना, 3 बुजुर्गों की सेवा करना और ऊपर से नौकरी। तो नौकरी ही तो करती है और क्या करती है? माँ बोली, दोनों वक्त की रसोई तो मैं देखती हूँ। सुबह नौकरी का बहाना और शाम को बच्चों का होमवर्क है। बच्चों का टिफिन भरने से लेके उसे धोने तक का काम मैं ही करती हूँ, समझी? तो चलो ना, इसी बहाने तुम थोड़े दिन आराम कर लोगी। यह प्रस्ताव लेकर मैं जानबूझकर दोपहर में गई थी। चाचा बाहर के दीवान पर सो रहे थे, हम लोग कमरे में थे। लाख धीरे धीरे बात कर रहे थे, पर शायद उन्होंने सुन लिया। भीतर आकर बोले, मेरे यहाँ आने से इतनी प्रॉब्लम, इतनी असुविधा होगी, ये पता होता तो। प्रॉब्लम कोई नहीं है चाचा, न कोई असुविधा है, बल्कि आपको ठीक से सुविधा न देने के कारण संजू शर्मिंदा हो रहा है। मैं तो आपको अपने घर भी ले जा सकती हूँ, दोनों घर एक ही समझिए, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। पर फिर संजू बहुत ही दुखी हो जाएगा कि घर छोटा होने के कारण आपको नहीं रख सका। इसीलिए माँ पापा को कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए मेरे पास आकर रहिए। मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए, मेरा भी मन करता है। आपको भी थोड़ा चैन हो जाएगा। एक ही शहर में तो है, मिलना जुलना होता ही रहेगा। पता नहीं कैसे क्या हुआ, पर एक दिन माँ पापा मेरे पास रहने आ गए। शायद बहू ने तेवर दिखाए होंगे या चाचा के सामने कलह कलेश नहीं चाहते होंगे। वे लोग मेरे घर आ गए। मैंने गेस्ट रूम उनके लिए सुसज्जित करवा दिया। अपने बेडरूम का टीवी लाकर उनके रूम में लगा दिया। पापा की पसंद का अखबार चालू कर दिया। कुछ पत्रिकाएं कमरे में रखवा दी। अपनी शक्ति भर मैंने सब कुछ किया, पर देखा कि दोनों एकदम बुझ गए हैं। माँ तो फिर थोड़ा बहुत हंस बोल लेती थी, पर पापा एकदम चुप हो गए थे, कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। संजू के यहाँ तो थोड़ा बहुत घूम आते थे। हम उम्र लोगों का वहाँ बड़ा अच्छा ग्रुप बन गया था। हम उम्र तो आस पड़ोस में यहाँ भी थे, पर इस उम्र में परिचय के सूत्र बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। किसी वृक्ष को उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया जाए तो वह मुरझा जाता है। दिन का खाना मैं, पापा और माँ साथ में खाते थे, पर रात में ये भी टेबल पर उपस्थित होते थे। इनकी उपस्थिति में पापा बहुत असहज महसूस करते थे। उन्हें कंफर्टेबल करने का प्रयास उनके दामाद ने कभी नहीं किया। फिर मैंने ही इसका एक तोड़ निकाला। उन दोनों को बच्चों के साथ खाना खिलाना शुरू किया। कहा कि रात में जल्दी खा लेना ठीक होता है। खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। 8वें चौथे चाचा आ जाते तो पापा के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती। दोनों भाई देर तक बतियाते रहते। फिर माँ मुझसे फुसफुसा कर कहती, लाला को खाने के लिए रोक लेना, वहाँ पता नहीं
कैसा खाना बनता होगा। चाचा ना नुकुर नहीं करते। हाँ, संजू के यहाँ फोन जरूर कर देते। अगर दिन में आते तो खाकर ही आते, क्योंकि सीमा खाना सुबह ही बना कर जाती थी। फिर भी मेरे आग्रह पर एक आध रोटी खा लेते थे। खाना खाते हुए उनकी शिकायतों का पिटारा खुल जाता। भाभी, बहू तो तुम्हारी गजब है। कल बड़े को मेरे बिस्तर में घुसा दिया। मैं फिर सीधा जाकर दीवान पर सो गया। सनी हम दोनों के पास ही सोता था ना, माँ बताती। दरअसल संजू के पास 2 ही बेडरूम है, इसीलिए एक बच्चा माँ बाप के पास होता था। पर चाचा को इसकी आदत थोड़ी ही थी। कभी कहते, तुम्हारी बहू ने मुझे मास्टर समझ लिया है। रात होते ही बच्चों को कॉपी किताब देकर भेज देती है। पहले होमवर्क वही करवाती थी ना, अब रसोई में लगना पड़ता होगा तो समय नहीं निकाल पाती होगी। रसोई तो वो जैसी बनाती है ठीक ही है। मैं तो हैरान हूँ भाई साहब कैसे खा लेते हैं। ये तो इतने मीन मेक वाले हैं। अंजलि तो घबराती थी। शिकायतें दूसरे पक्ष से भी कम न थी। दीदी, चाचा जी दोपहर को आपके यहाँ आए थे क्या? काम वाली ताला देकर लौट गई और अब कपड़ों का और बर्तनों का ढेर लगा है मेरे लिए। दीदी, आज बच्चों को पड़ोस से चाबी लेकर दरवाजा खोलना पड़ा। दीदी, कल रात हम पिक्चर देखने जा रहे थे। चाचा जी ने कहा बाहर से ताला डाल कर जाना। मैं आधी रात को उठकर दरवाजा नहीं खोलूंगा। सुनकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। देवी जी को अब माँ पापा की अहमियत का पता चलेगा। उनके भरोसे घर और बच्चों दोनों से निश्चित थे। मैं सोच रही थी कि ब्रेकिंग पॉइंट बस आने ही वाला है। उससे पहले ही एक दिन चाचा सूटकेस सहित घर में दाखिल हुए। कहीं ये रहने तो नहीं आ गए। श्रीमान जी की प्रतिक्रिया की कल्पना से ही मुझे डर लगने लगा। पर चाचा ने मुझे ज्यादा देर तक पशोपेश में नहीं रखा। मुझसे एक गिलास पानी मंगवा कर पिया और फिर माँ बापा के चरण छूकर बोले, कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ। एकदम कैसे? लौट कर बताता हूँ, उन्होंने कहा और बाहर खड़ी ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ गए। माँ की तो जान ही सूख गई। ये एकदम कहाँ चल दिए? किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? बड़े चाव से हम लोग उन्हें लेकर आए थे, पर अब खुद ही शरणार्थी बन गए हैं। क्या करें? माँ प्लीज, अपने आप को शरणार्थी मत कहो। तुम कहीं सड़क पर नहीं पड़ी हो, अपनी बेटी के घर में हो, जो तुम्हें आदर और मान से लेकर आई है। रही बात चाचा की, तो वो बोले हैं ना कि लौट कर बताता हूँ, तो इसका मतलब है कि वे वापस आएंगे। एक बार घर देखने गए होंगे। उनके इस आकस्मिक प्रस्थान से संजू सीमा भी परेशान हो गए थे। सीमा तो बार बार मुझसे उनका प्रोग्राम पूछती थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसका धैर्य समाप्त होता जा रहा था। एक दिन बोली, दीदी, मैं सोच रही हूँ कि माँ पापा को अपने पास लेकर आ जाऊं। कितने दिन चाचा जी की राह देखते रहेंगे, और इस बीच अगर चाचा आ गए तो उन्हें आप अपने पास रख लेना। एक वाक्य मैंने महीनों से रट रखा है, वह उसे फौरन सुना दिया। सीमा, मेरे माँ बाप को तुमने क्या फुटबॉल समझ रखा है, जो उन्हें जब चाहोगी जिधर चाहोगी लुढ़का दोगी? यह बात उसके मुंह पर फेंक कर मुझे इतना हल्का महसूस हुआ, उसका मुंह जरूर सूज गया होगा मेरी बला से। एक दिन हमारी प्रतीक्षा का अंत हुआ। चाचा मिठाई का पैकेट लेकर पधारे। माँ पापा को प्रणाम करके मुझसे बोले, जवाई राजा घर में है ना? बुलाओ भाई, दोनों को जोड़े से निमंत्रण दूंगा। ऑफिस से लौटकर ये फ्रेश होने गए थे। शायद उन्हें चाचा की बुलंद आवाज सुनाई दे गई थी। वॉशरूम से निकलते ही बोले, तुम्हारे चाचा जी फिर से शादी वादी कर रहे हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आ जाइए। जवाई राजा के ड्राइंग रूम में आते ही चाचा उठ खड़े हुए और नाटकीय ढंग से उन्होंने हम दोनों के हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़ाया और हाथ जोड़कर कहा, आपके शहर में एक छोटा सा आशियाना ले लिया है। रविवार को छोटी सी पूजा रख ली है ताकि गृह प्रवेश की रस्म भी हो जाए। तुम लोग और संजू का परिवार, बस इतने ही लोग रहेंगे। अभी बहुत से लोगों को तो मैं जानता भी नहीं। हम लोगों को आश्चर्य तो हुआ, पर हमने बधाई देने में कोई कंजूसी नहीं की।
चाय पीते हुए चाचा ने कहा, भाभी और भाई साहब को साथ लेकर जाता हूँ। सब कुछ इन्हीं को तो करना है, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है। और मैंने देखा भाई साहब और भाभी अपनी अपनी सूटकेस लेकर एकदम तैयार खड़े थे। शायद उन्हें पहले से सूचना मिल गई होगी। माँ पापा के जाते ही घर एकदम सूना हो गया। घर से दो प्राणी कम हो जाने पर खालीपन तो व्यापता ही है, पर मेरे उदास होने का कारण यह था कि मैं जानती थी कि वे दोनों अब लौट कर नहीं आएंगे। चाचा के अपने घर जाते ही संजू सीमा उन्हें अपने घर ले जाएंगे। शहर के बाहर सीमेंट का जंगल उग गया था। उन्हीं कॉलोनियों में से चाचा का नया फ्लैट था। 2 BHK सुंदर था। बाहर गैलरी थी, भीतर वॉशिंग स्पेस भी था, वेट गैलरी भी थी। खास बात यह थी कि बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा भी थी। चाचा अपने साथ पुराने सेवक को भी ले आए थे और गृहस्थी का सामान भी। माँ ने लखन के साथ मिलकर 2 ही दिन में घर ठीक से जमा दिया था। 2-3 बक्से अब भी खुलने बाकी थे, पर जरूरत का सामान निकल आया था। माइक्रोवेव से लेकर फ्रिज तक रसोई में हर चीज मौजूद थी। चाचा शायद जाने से पहले सारा इंतजाम कर गए थे, क्योंकि हर कमरे में AC लग गया था। हर बाथरूम में गीजर फिट था, पलंग भी नए लग गए थे। माँ ने अपना वाला कमरा तो ऐसे सजाया था जैसे हमेशा से यहीं रहती हो। चाची बहुत शौकीन थी, उनकी पसंद भी बहुत ऊंची थी। उनकी क्रॉकरी के बर्तन, पर्दे, चादरें सब आला दर्जे के होते थे। सीमा हर चीज को छूकर उलट पलट कर देख रही थी, मन ही मन कीमत का अंदाजा लगा रही थी। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई थी। बहुत दिनों के बाद माँ को रसोई में राज मिला था। किसी का अंकुश नहीं था। उन्होंने बहुत मन लगाकर खाना बनाया था। खाने के बाद हम सब हॉल में बैठकर गपशप कर रहे थे कि एकाएक सीमा ने पूछा, मम्मी जी, ये सब समेटने में आपको 1 आध दिन तो लग ही जाएगा। मैं आप लोगों को लेने परसों आ जाऊं या चाचा जी छोड़ देंगे? ये लोग अब कहीं नहीं जाएंगे, चाचा ने निर्णायक स्वर में कहा। हम तीनों बूढ़े प्राणी यही रहेंगे और ये चौथा बूढ़ा लखनलाल हमारी सेवा करेगा। क्षण भर के लिए हॉल में चुप्पी छा गई। यह प्रस्ताव हम सब के लिए एकदम अप्रत्याशित था। बड़ी देर के बाद संजू की आवाज निकली, चाचा, ये सब अचानक? अचानक नहीं बेटे, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था। भाई साहब की इच्छा थी कि मैं अब उन लोगों के साथ रहूं और मुझे भी ये प्रस्ताव अच्छा लगा था, इसीलिए मैं उनके साथ रहने आ गया। पर यहाँ आकर देखा कि किसी भी घर में हम तीनों एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए ये अलग आशियाना बनाया है। सीमा एकदम बोल उठी, इससे तो अच्छा होता चाचा जी कि आप हमें एक बड़ा घर दिलवा देते, फिर हम सब लोग आराम से साथ रहते। नहीं बेटे, इतने दिनों में मैं एक बात अच्छी तरह जान गया हूँ कि मैं हर कहीं एडजस्ट नहीं हो सकता। मेरी आदतें बिगड़ चुकी है। घर में सबसे छोटा था, इसीलिए पहले तो माँ ने खूब लाड लड़ाया, फिर भाभी आ गई तो उन्होंने नखरे उठाई। रही सही कसर तुम्हारी चाची ने पूरी कर दी। बच्चे थे नहीं तो सारा प्यार दुलार मुझ पर ही उड़ेल दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया मुझे। और अब इस उम्र में बदलना मुश्किल है, इसीलिए मैं यही ठीक हूँ और तुम इसे अपना ही घर समझो तो कि ये उस घर का एक्सटेंशन है। बच्चों को जब भी दादा दादी या नाना नानी की याद आए तो वे यहाँ बेखटके आ सकते हैं। और अनु, चाचा मेरी ओर मुखातिब होते हुए बोले, तुम्हें जब भी पीहर जाने का मन हो यहाँ चले आना। मतलब मम्मी हमारे पास नहीं रहेगी? सीमा तो रोनी रोनी हो आई। हाँ बेटा, भाभी अब यहीं रहेगी। जिंदगी भर खटती रही है, उन्हें अब आराम की जरूरत है। लोग कहते हैं कि औरत कभी रिटायर नहीं होती, पर मैं सोचता हूँ औरत को भी पूरा हक है निवृत्त होने का, अवकाश पाने का। बात एक तरह से समाप्त हो गई थी। हम लोग तो खाली हाथ ही पहुंच गए थे, पर चाचा ने हमको नेक दिया, मिठाई दी, बच्चों को एकदम खुश कर दिया। पर संजू सीमा एकदम गुमसुम हो गए थे।
इसी मनस्थिति में हम लोगों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने घरों की ओर मुड़ गए। बच्चे कार की पिछली सीट पर उनिंदे से बैठे थे। सामने वाली सीट पर मैं भी चुपचाप बैठी थी। माँ पापा के लिए खुशी भी हो रही थी, पर एक अपराध बोध भी मन में जग रहा था। हम उन लोगों को अपने साथ नहीं रख सके। एकाएक इन्होंने कहा, तुम्हारी भाभी रानी तो आज एकदम क्लीन बोल्ड हो गई। मतलब अपने व्यवहार पर पछता रही होगी। अच्छा खासा घर हाथ से निकल गया। कौन सा घर? वह जिसकी पार्टी खाकर आई हो। उस घर से सीमा का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ना मैडम। अब सोचो, चाचा जी ने ये घर अपने साथ लेकर तो जाना नहीं है, किसी न किसी के नामजद तो करेंगे ही, और पहला हक संजू लोगों का ही तो बनता है। पर सीमा रानी ने चांस गवा दिया। काश चाचा जी से थोड़ा ढंग से पेश आती। बस कीजिए, मैंने खींच कर कहा। आज ही बेचारों ने गृह प्रवेश की पूजा करवाई है और आप उनके जाने की तारीख निकाल रहे हैं। मैं तारीख निकालने वाला कौन होता हूँ? वह तो हर व्यक्ति के जन्म के साथ ही तय हो जाती है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि भाभी रानी आउट हो गई है। तो आप बल्ला संभाल लो। ठीक से बैटिंग करोगी तो मैच जीत ही जाएंगे। देखिए, मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे इस तरह के गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरों की प्रॉपर्टी पर लात टपकाने वालों में से मैं नहीं हूँ। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। एक अच्छा खासा घर भी है। घर तो है डार्लिंग, पर एक ही है, जबकि बच्चे 2 हैं। बी प्रैक्टिकल मैडम। मैं हैरत से इन्हें देखती रह गई। अभी कुछ देर पहले जब सीमा ने कहा था कि चाचा जी ने एक बड़ा घर उन्हें दिलवा दिया होता तो सब साथ में रह लेते, सुनकर मैं तो शर्म से गड़ी जा रही थी। ऐसा मंगतापन, छी। और ये महारानी साथ में रहेगी। उनकी शिकायतों का पिटारा कभी खत्म नहीं होता। पता नहीं चाचा जी कितनी चाय पीते हैं। मैं तो कप धोते धोते थक जाती हूँ। इस आदमी के खाने के इतने नखरे हैं कि क्या बताऊं दीदी। सच कह रही हूँ, कपड़ों का ढेर निकल आता है प्रेस के लिए। मेरा तो सारा बजट ही गड़बड़ा जाता है। इस आदमी का इतना भी आसरा नहीं है कि बच्चों को सौंपकर सेकंड के लिए भी जा सकूं। जिसके खिलाफ इतनी शिकायतें हैं, उसी से बड़े मकान की फरमाइश हो रही है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। और मेरी बगल में बैठा ये आदमी, इसने तो सीमा को भी मात दे डाली। पहली फुर्सत में ही इसने चाचा की वसीयत लिख डाली। चाचा, गिद्धों की ये कैसी जमात तुम्हारे आसपास इकट्ठा हो गई है। अंत में आप लोगों से एक अनुरोध, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।